India's ultimate newsman. 30 years of political reporting. Capturing the changing face of Indian politics. Logging thousands of kilometers. Covering all bases. No roads properly. Getting every possible angle. Reaching every nook and corner. Rajdeep Sardesai now gets you the bird's eye view. "30 constituencies in 10 days. The last word in election coverage. Maharashtra Maza with Rajdeep Sardesai. नमस्कार, मी राजदीप सरदेसाई आणि आपण पाहत आहात महाराष्ट्र माझा, माय महाराष्ट्र, मेरा महाराष्ट्र. ये वो प्रोग्राम है विच विल बी इन 3 लैंग्वेजेस, मराठी, हिंदी और इंग्लिश. दिस इज द स्टेट वेयर द बिग बैटल फॉर 2024 इज गोइंग ऑन एंड वी आर इन नागपूर. आम्ही नागपुरात आहोत. दैट्स राइट, वी आर इन नागपुर इन द हार्ट ऑफ इंडिया. ये वो शहर है जहां आरएसएस का भी हेडक्वार्टर्स है, दीक्षा भूमि भी है और कांग्रेस एक जमाने में बहुत मजबूत थी. क्यों, सही है ना? ये संतरे का भी शहर है और बाकी चीजों का भी शहर है. बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द बैटल फॉर महाराष्ट्र. नाउ इन द लोकसभा इलेक्शंस इन विदर्भा, द फैक्ट वाज संविधान खतरे में है, became a big issue. And the Congress dominated Vidarbha, winning 8 out of the 11 Lok Sabha seats. But now we are in the Vidhan Sabha elections. This is the area where Nitin Gadkari is the Lok Sabha MP and Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister, is also from Nagpur. तो बीजेपी का भी बड़ी ताकतवर है. तो हर तरफ है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, कौन जाने तीसरे दल भी आ जाए. But first, I went to Diksha Bhumi today to get a sense of how this Dalit factor that played out so strongly in the Lok Sabha, what do the people there feel? Listen in to what people have to say at Diksha Bhumi. नमस्कार. हमने देखा था लोकसभा में बड़ा मुद्दा बना था संविधान का. कांग्रेस कह रही थी संविधान खतरे में है. भाजपा कहती है ये कांग्रेस का फेक नैरेटिव है, ये गलत प्रचार कर रही है. आप कांग्रेस बीजेपी बोलती है कांग्रेस का ये गलत प्रचार है. अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या संविधान मुद्दा है या आम जनता के मुद्दे हैं? देखिए, बीजेपी कैसी है मालूम है? आपके पिताजी का नाम नामदेव है तो बोलेंगे नामदेव नहीं है, वो रामदेव है बोल देंगे. ये बीजेपी का नैरेटिव है. राहुल गांधी बोलते हैं संविधान खतरे में है. क्या आपको लगता है संविधान खतरे में है इस देश में? है ना. कैसे है? कैसे बोले तो मोदी बराबर कर रहा है ना, पूरा आरक्षण खत्म कर रहा है. संविधान खतरे में है, लेकिन बात ऐसी है कि अभी कैसा जो सरकार है, सरकार तो अपना बाजू रखेगी. वो तो सीधा बोलेगी कि हम जो कर रहे हैं वो सही है. अब ये जो विपक्ष है वो विपक्ष बोल रहा है कि झूठ है, ये सरकार बोलेगी की झूठ बोल रहे हैं. वाकई में संविधान खतरे में है. तुम्हाला काय वाटतं इलेक्शन मध्ये
तुम्ही जातीयवाद वाढलाय का? दलित समाजमध्ये जातीयवाद वाढलाय की आम्ही संविधान खतरे में ह्या मुद्द्यांवर वोट देणार की ज्या व्यक्तींनी काम केले त्याला वोट मिळेल? वोट कोणाला देणार तुम्ही? काम केलं त्यांना, तो काम करना जनतेचं चालणार. आपको लगता है संविधान खतरे में है या ये केवल नारा है? तो नारा भी है और खतरे में भी है, दोनों है. नारा इसलिए लगा दिया है कि खतरे में है करके, लेकिन खतरा तो है ही नहीं. खतरा है नहीं, नारा है. ये नारा है. नारा इलेक्शन के चक्कर में नारा है. ये इलेक्शन के लिए नारा है. आपको नहीं लगता आरक्षण कहीं जाने वाला है? आरक्षण तो रहेगा ना? ना अभी भी चालू है. कोई ऐसा नेता जो आपको लगता है जिसने वाकई दलित समाज को आगे किया है बाबा साहेब के बाद, कोई ऐसा नेता आपको दिखा है? नहीं, सब नेता तो डिवाइडेशन हो गए. सब डिवाइड हो गए. नेता कोई नहीं है, अपनी अपनी रोजी रोटी कमा के बैठ गए. अपनी अपनी रोजी रोटी करके परिवार की रोजी रोटी कमा के बैठे. जनता से कोई लेना देना नहीं है. बाबा साहब के आगे कोई आगे आया ही नहीं. कोई सब बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम लेते, बाबा साहब के आगे जो भी कुछ नहीं करते हैं. नाम लेते हैं पर आगे होके कुछ नहीं करते. टाइम आने पर वो नाम लेते हैं सिर्फ. तुम्हाला काय वाटतं? कोणी निवडून आलं कोणी काम नाही करत. जो भी कोणीच नाही करत. अपना घरदार बस प्रकाश आंबेडकर. फोटोच पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर ने कुछ किया? प्रकाश आम्बेडकर है. हाँ. बाबा साहब के कुछ तो भी धोरण से चल रहे, लेकिन बाबा साहब ने जिसके ऊपर धोरा दी थी 4-5 जो नेता, नाम तो मैं नहीं लेना सकता, लेकिन उसने तो गद्दारी कर दिया पूरी. तो पूरा समाज का बंटवारा उसने ही किया. और आपको लगता है महाराष्ट्र के नेताओं ने अंबेडकर के विचारधारा को छोड़ दिया एक तरह से? ऑल इंडिया की ऑल इंडिया के नेता ने बाबा साहब का सिर्फ विचार लेते, उसका नाम आगे लेके कुर्सी के लिए, कुर्सी के लिए और अपना घर गरीबांचं. अरे पण महिलांसाठी आता 1500 रुपये आणतात. 1500 रुपये आ रहा है लाडली बहीण स्कीम में. काही ना मतदान द्यासाठी झुलावलं. वो केवल वोट के लिए है. वोट के लिए. मूंगफली तेल का पीपा बढ़ा दिया और ये रिचार्ज बढ़ा दिया, उसके पैसे से हमको दे रहा है. ये पैसा जो बांट रहे, ये जनता से खींच रहे. वो ये रसोई घर की जो मतलब महिला को दे रहे, महिला को महीने का 1500 दे रहे, वो अच्छा है. नहीं, उसके बदले में 5000 रुपए वो हर घर से शासन निकाल रहे. अच्छा, महंगाई बढ़ गई है. महंगाई बढ़ गई. तो आप जब वोट देते हो, दलित के नाम पे वोट देते हो कि दलित नेता है इस हिसाब से कि जो काम करेगा उसको वोट दोगे? आदमी देख के जो काम करेगा. तो आम आदमी किस इशू को वोट देगा? क्या हो तो आदमी देख के, मतलब अपने मन को लगे कि जो आदमी काम कर सकता है अपने लिए या जनता के लिए खास है, वैसे लोगों को वोट करेंगे. कौन सा बड़ा मुद्दा है? संविधान खतरे में है? आप नहीं है, कोई खतरे में कोई खतरे में नहीं है. कोई खतरे में नहीं. तो एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ वंचित है. कौन किसके साथ है दलित समाज? दलित समाज तो जहाँ मतलब यानी उनको कुछ ये मिलती है, सहूलत मिलती है, उनके तरफ से जाएंगे. तुम्हाला मिळाली की नाही लाडली बहीण स्कीम? हाँ, कितने पैसे मिल गए आपको? 7,500. खुश है कि नहीं? हाँ, खुश है ना. तो आप तो सरकार को वोट देंगी या किसको देंगी? सरकार को ही वोट देंगे जो अपना ये करेंगे. अब एमवीए कहती है हम 3000 रुपए देंगे, महाविकास आघाड़ी कहती है 3000 रुपए देंगे. अपने को ये लालच नहीं होना. एक बात मैं अपने तरफ से बोल रही. हाँ. अपने को क्या महंगाई नहीं होना. जो सिलेंडर है, जो सब्जी भाजी है, कितना महंगा हो गया, 4 गुना महंगा हो गया. हाँ. मेरी ये राय है. तो एक तरफ से तो आपको पैसा मिल रहा है, पैसे से हमारे को कुछ ये नहीं है. नहीं होना. एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुति है. अपने को जो नेता अच्छा लगे, जो कार्य करेंगे उसी को ही देंगे हम. कौन सा नेता है जो अंबेडकर की आदर्श पे चलता है? अभी मुझे तो लग रहा है कि सभी चलते हैं. सब नहीं, कोई ऐसा नेता है या सब कुर्सी के लिए, पैसे के लिए करते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हाँ, कुर्सी के लिए. हाँ, मैडम बोल रही है कुर्सी के लिए, और आप डिप्लोमेटिक रह रही हैं. हाँ, महाराष्ट्र के नेता अंबेडकर के जो आदर्श है उस पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? नेता तो नहीं लगता कि ऐसा कोई नेता नहीं है. प्रकाश आम्बेडकर उनको लेके चल रहे हैं. प्रकाश आंबेडकर उनको लेकर चल रहा है. ओके, इट्स टाइम नाउ फॉर द बिग क्वेश्चंस. बड़े सवाल. संविधान खतरे में है या जो सरकार कैश के बेनिफिट्स दे रही है वो चुनावी मुद्दा बनेगा? व्हाट विल बी द बिग इलेक्शन इश्यू? जातिवाद पे चुनाव लड़ा जाएगा या विकास पे लड़ा जाएगा? डेवलपमेंट और कास्ट. तीसरा सवाल, लोकल फैक्टर्स पे चुनाव लड़ा जाएगा या नेशनल फैक्टर्स पे? ओके, तो लेट अस देन नाउ टर्न टू आवर पैनलिस्ट.
I am joined by Atul Lode. He is the Congress spokesperson, national spokesperson of the Congress. Krishna Khopde is the 3-time MLA of the BJP from Nagpur East. Vivek Deshpande is senior journalist who has tracked Nagpur for 30 years. Unko give him a big hand. Unko bhi आप वेलकम करिए. और जम्मू आनंद इज अ लेबर एंड सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने सभी नेताओं की एक तरह से पोल खोली है. मैं जानना चाहता हूं आप चारों से फर्स्ट, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है विदर्भ और नागपुर में? व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? लोकसभा में संविधान था, कुछ लोग बेरोजगारी कह रहे हैं, कुछ लोग विकास कह रहे हैं. कृष्णा जी, आप यहां के सिटिंग एमएलए 3 बार है. What is the biggest issue this time in Maharashtra, particularly in Vidarbha and Nagpur? सर, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं जी कि आपने नागपुर शहर का सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान चुना और इस मैदान का डेवलपमेंट हमारे बालाजी बोरकर नगर सेवक जी के माध्यम से हुआ. आपका लाख लाख मैं अभिनंदन करता हूं. सर, कांग्रेस ने देश आजाद होने के बाद अनेक बार संविधान की धज्जियां उड़ाई. आज ये संविधान की गवाही दे रहे. 2 दिन पहले राहुल गांधी जी नागपुर आए थे. उन्होंने संविधान की किताबें लोगों को बांटी, लेकिन संविधान का पन्ना सामने था और बाकी पीछे सब कोरे कोरे थे. सही बात है. यानी ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ये अभी संविधान की भाषा ये बोल रहे हैं. आप देश का इतिहास उठा के देख लीजिए. भारतीय जनता पार्टी ने आज तक का संविधान की रक्षा की है. हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को मस्कत के ऊपर लगाकर संविधान की रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई है. तो और इन्होंने धज्जियां उड़ाने का काम. ओके, तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा क्या है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा नहीं है, कौन सा मुद्दा है? नागपुर शहर के अंदर जी, नागपुर शहर के जनता ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहां पर दिए, लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन आया, हमारे नेता नितिन जी गडकरी और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से नागपुर शहर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट आए. मिहान का प्रोजेक्ट आया, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट आए, अनेक लोगों को रोजगार देने का तो काम विकास का मुद्दा है. तो भारतीय जनता ये कह रहे हैं नया नागपुर बना है 2014 के बाद और कह रहे हैं संविधान का मुद्दा नहीं. एक मिनट, उनको अतुल जी, संविधान मुद्दा है. राहुल गांधी नागपुर आते हैं, संविधान दिखाते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है. क्या आप मानते हैं संविधान मुद्दा है? क्या मुद्दा है? ये देश के प्रधानमंत्री है जी और ये पूर्व राष्ट्रपति है जी. उनको लाल रंग की संविधान जो है वो दे रहे हैं, जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने बात की. तो मैं आज यहाँ से पूछना चाहता हूँ सारे बीजेपी के समर्थकों को. उन्होंने आपको टोका नहीं था, उनको बात करनी थी. तो क्या देश के प्रधानमंत्री अर्बन नक्सलाइट है? एक साम्य तो इनमें है, एक समानता है. देयर इज वन इक्वालिटी बिटवीन नक्सल पीपल एंड बीजेपी पीपल. दे बोथ दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो हमारी जीत है कि इनको संविधान तक हमने लाया है. पहली बात, क्योंकि उन्होंने बात की संविधान की, संविधान से शुरू किया है. और दूसरी बात, बोलिए. दूसरी बात ना नक्सल संविधान को मानते हैं ना ये लोग संविधान को मानते हैं. जिस दिन इस देश का संविधान लागू हो रहा था उस दिन इन्होंने काला दिन मनाया था, संविधान की खिलाफत की थी और कहा था कि मनुस्मृति ही संविधान है. इन्होंने तिरंगा की खिलाफत की थी. यही नागपुर का इनका मुख्यालय है जहां पर 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं फैला. तो ये हमें राष्ट्रवाद और संविधान की बात न सिखाए. ये सच्चाई जो है सामने है. दूसरी बात, ये विकास की बात करते हैं. आधे घंटे के बारिश में राजदीप जी, पिछले 4 साल से आधे घंटे के बारिश में पानी, नागपुर शहर पूरा पानी में होता है. नितिन गडकरी जी ने कहा था मैं नाग नदी में बोट चलाऊंगा. लोगों के रास्ते पर और लोगों के घरों पर बोट लोगों को बचाने के लिए चलानी पड़ती है. ये भी इनकी वास्तविकता है. पुल बनाओ, सुनिए, पुल बनाओ, पुल गिराओ. अभी यहां पर 3 मुद्दे हैं विदर्भ के. पहला मुद्दा है सोयाबीन, दूसरा मुद्दा है कपास और तीसरा मुद्दा है संतरा. संतरा जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश को 40% उन्होंने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई. हमारे गडकरी जी देखते रह गए, हमारा संतरा का किसान बर्बाद हो गया. आज सोयाबीन का मैं पूछता हूं, बताओ एमएसपी क्या है सोयाबीन की? बताओ एमएसपी क्या है सोयाबीन की? नहीं बता पाएंगे. डेवलपमेंट पे बात नहीं है, हिंदू मुसलमान हो गया तुरंत सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट की बात नहीं बता पाएंगे. सोयाबीन 1200 रुपए. किसानों का मुद्दा जो है उस पर जवाब दीजिए. ये कहते हैं आप विकास, इन्होंने एक बात कही, ये कहते हैं आप संविधान बचाने के लिए है,
लेकिन इनका कहना है आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे तिरंगा कई सालों तक लहराया नहीं। 52 साल। क्या 52 साल से नहीं लहराया? किस तरह का संविधान है? आप शायद एक मिनट, शायद ये कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में आए नहीं। मेरी उनसे विनंती है कि आने वाले 26 जनवरी को आप आओ, वहां पे आपको तिरंगा हम दिखाते हैं। एक केस चल रहा है, केस नंबर 176। एक केस चल रहा है कोर्ट में। वो केस इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे लोग वहां तिरंगा फैलाने गए थे 2002 में। तब इन्होंने केस डाला था कि तिरंगा क्यों फैलाया। केस है, कोर्ट केस है। अच्छा अतुल, कृष्णा जी एक मिनट, कृष्णा जी एक मिनट। विवेक देशपांडे, यू हैव कवर्ड, आपने यहाँ एक मिनट, आपने राजनीति, एक मिनट, आपने राजनीति कई सालों से की है। आप मुझे बताइए असली मुद्दे क्या है लोगों के जो आपने कवर इतने सालों से किए हैं? व्हाट आर द रियल इश्यूज जो ये नेता टच नहीं करते हैं? जी राजदीप, नागपुर के रियल इश्यूज, 3 टॉप रियल इश्यूज। जी राजदीप जी, अभी दो वक्ताओं ने जो बात की, दो वक्ताओं ने जो विषय रखा है, मैं समझता हूं कि ये जो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़े हुए जो प्रश्न है वो तो है ही। महंगाई है, बेरोजगारी है, जिसके ऊपर कोई इलाज सरकार ने ढूंढना है, इस तरह का कोई चित्र नहीं है। ये बेसिक मुद्दे तो है ही, वो हमेशा ही रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली नागपुर में, पिछले लोकसभा चुनाव से जो मुद्दा ज्यादा प्रिवेलेंट है वो है आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी या विचारधारा की लड़ाई हो रही है। विचारधारा की लड़ाई महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भी हुई, क्योंकि संविधान के मुद्दे पर, और ये बीजेपी खुद एक्नॉलेज भी करती है कि संविधान के मुद्दे पर अपोजिशन ने गलत प्रचार किया, इसलिए हमारी हार हुई है, बीजेपी कह रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो संविधान के मुद्दे पर हुआ था और वो आइडियोलॉजिकल मुद्दा है। और वो उसके बाद वो मुद्दा लगभग अभी उसकी पोटेंसी खत्म होते आ रही थी। लेकिन फिर एक बार जब राहुल गांधी नागपुर आए परसों और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो उस मुद्दे को इग्नोर करने के बजाय बीजेपी ने उस मुद्दे को और भूनने की कोशिश की है। जब देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि ये लाल रंग की किताब कॉन्स्टिट्यूशन की दिखा रहा है और उसमें कुछ लिखा नहीं है, खाली पीली है, ऐसा इस तरह की कुछ बात उन्होंने की, उससे इस विषय को उन्होंने खुद ही पुनरुज्जीवित किया है। वो अगर इग्नोर करते तो शायद संविधान का इशू फिर एक बार चर्चा में नहीं आता, लेकिन वो फिर एक बार चर्चा में आया है। और चूंकि नागपुर ये आरएसएस का हेडक्वार्टर 100 साल से रहा है, आप देखिए महाराष्ट्र का इतिहास देखिए। महाराष्ट्र में बीजेपी को पैठ बनाने के लिए इतने साल लगे। 100 साल से नागपुर में आरएसएस पहली बार कन्विंसिंगली आरएसएस के हेडक्वार्टर में बीजेपी 2014 में जीती। आप देखिए कितने दशक हो गए। उसके बाद वो बनवारीलाल पुरोहित एक बार जीते थे। I want to know this in English. Are you telling me that the people of Nagpur, is this election being fought on local issues or national issue? नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा है, लोकल इशू या नेशनल इशू। बीजेपी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में राजनीति की है, उससे लोगों में एक नाराजगी है। वो नाराजगी लोकसभा में दिखी। लेकिन नागपुर का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि नागपुर में देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और कुछ हद तक चंद्रशेखर बावनकुले, ये बड़े बड़े नेता है। नागपुर बीजेपी का एक तरह से लीडरशिप का पावर हाउस है। अब जो विजिबल डेवलपमेंट है, जो दिखता है, फ्लाईओवर्स दिखते हैं, सड़कें दिखती है, सीमेंट रोड दिखते हैं। सीमेंट रोड के बारे में एक मिनट मुझे दूसरा कुछ कहना है। सीमेंट रोड के बारे में कई लोगों की नाराजगी है। मेरे बस्ती में जब सीमेंट रोड बने तो बहुत लोग नाराज थे कि गली गली में, हर कूचे में अगर सीमेंट रोड आप बना रहे तो उसकी क्या जरूरत है। इस तरह के सवाल भी लोग पूछ रहे। तो बहुत मतलब जो विजुअल डेवलपमेंट है वो तो दिख रहा है। लेकिन मिहान में जैसा एयरबस का प्रोजेक्ट ओरिजिनली कंसीव किया गया था मिहान के लिए, और मिहान आपको पता है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट एट नागपुर को एविएशन हब बनाने का पूरा सपना नितिन गडकरी ने दिखाया था। यशवंत स्टेडियम में प्रोग्राम लिया था। उसके बाद उन्होंने खुद ही ये डिक्लेयर किया कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नागपुर में नहीं हो सकता। ये उन्होंने एक प्रोग्राम में 3 साल पहले मैंने कवर किया है। अब उस मिहान में ये जो एयरबस का प्रोजेक्ट जो वडोदरा में गया है, वो ओरिजिनली कंसीव किया गया था नागपुर के लिए। लेकिन जिस तरह से फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट भी यहाँ से गुजरात ले जाया गया, उसी तर्ज पर आप कह रहे हैं कि ये सब असली मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, लेकिन विचारधारा का भी है। जम्मू आनंद, आपने कई नेताओं की आलोचना, यू हैव टारगेटेड मेनी लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज एज अ लेबर एक्टिविस्ट। क्या आपको लगता है आम जनता की बात सुनी नहीं जाती है? बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
नागपुर में हो, कहीं भी महाराष्ट्र में हो, हमने देखे कितने नेता एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। क्या नेताओं में विश्वास कम हुआ है या आपको लगता है नागपुर अलग है? राजदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि नागपुर में जिस विकास के नाम पर आम आदमी को छला गया, उसका एक बेहतरीन उदाहरण नागपुर है। यहाँ जितने साथी लोग खड़े हैं अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, हाँ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस नागपुर शहर के अंदर विकास के नाम पर पूरे शहर को बेच दिया गया है। आज एक मिनट नागपुर में ये सवाल है कि पिछले 15 सालों में पिछले 15 सालों में अरे सुनो, विकास के नाम पर रोजगार का निर्माण नहीं हुआ है। विकास के नाम पर नागपुर शहर का पानी कंपनी को चले गया है और कंपनी मुनाफा कमा रही है और महंगा हो गया है पानी। विकास के नाम पर नागपुर का पूरा कचरा व्यवस्थापन कंपनी को चले गया है, कचरे से कंपनी मुनाफा कमा रही है। व्यवस्थापन के नाम पर, विकास के नाम पर आज हर काम कंपनी को चले गया है और उसमें काम करने वाला जो मजदूर है, ये यहाँ खड़े हैं, जिनको किमान वेतन नहीं मिलता है। ओके, जिस शहर के अंदर इतने करोड़ों विकास के काम हो रहे हैं, हम जानना चाहते हैं इस विकास से किस प्रकार का रोजगार निर्माण हो रहा है। जम्मू जी, आपने बड़ी बात कही है। कृष्णा जी, इसका जवाब दीजिए। एक मिनट कृष्णा जी, जवाब दीजिए। एक तो है प्राइवेटाइजेशन की बात बहुत होती है। एक मिनट ना, ऐकू द्या। नहीं, आप मुझे बताइए, ये कहा जा रहा है विकास के नाम पर नागपुर को एक तरह से बेचा जा रहा है। जम्मू जी को मैं काफी दिनों से जानता हूँ जी, और वो आज जो बोल रहे हो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। हमें एक भी उदाहरण बताए कि नागपुर शहर को बेचने की जो उन्होंने बात किया, शायद कांग्रेस वालों ने नागपुर शहर को लूटा है। भूखंड माफिया ये कांग्रेस वाले हैं। आज कांग्रेस का इतिहास निकाल, नौकरी ये कह रहे हैं। रोजगार कहाँ गए? नागपुर शहर कहाँ गए? नागपुर शहर में इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट आए, क्या रोजगार नहीं हुआ? नागपुर शहर के अंदर नागपुर शहर के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट है, उसको क्या रोजगार नहीं मिला? नागपुर शहर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट है, क्या रोजगार नहीं मिला? ये डंपिंग यार्ड की बात कर रहे हैं, ये इनका पाप है कांग्रेस वालों का। 50 साल से डंपिंग यार्ड था, हमने 75% खाली करके बताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आनंद जी को शायद मालूम है, वो महानगर पालिका की राजनीति करते करते कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भाषण। जम्मू, जवाब दो। देखिए, सवाल ये है कि जो रोजगार निर्माण हुआ है, वो रोजगार से हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं पैदा हो रही है। 10,000 12,000 की रोजगार निर्माण हुआ है। सवाल ये है कि विकास के नाम पर अगर मजदूरों का शोषण होगा, रोजी कम मिलेगी, मालिकों का शोषण बढ़ेगा, तो सवाल तो हम खड़े करेंगे। ओके, ये हम चाहते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन विकास आम आदमी का होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अतुल लोंढे ये बताइए, इनका कहना है कि एंड ऑफ द डे में, आप सुनिए, ये लोकसभा में हमने देखा कि नागपुर में बीजेपी जीती, नितिन गडकरी बने, पूरे विदर्भ में कांग्रेस जीती 8-11 में से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दलित फैक्टर, ये जो कहा जाता है बार बार दलितों में, क्या आपने ये संविधान का नैरेटिव लेके दलितों को लुभाने की कोशिश की है? क्या आप मानते हैं ये चुनाव उस पर नहीं चलेगा, लोकल मुद्दों पर चलेगा? उनको जवाब देने दीजिए। ऐसा है, हाँ, 2011 में जी, 2011 they have promised people of Nagpur that they will provide water 24/7. Yes, they sold out the water of Nagpur for 25 years, and the person who got that contract has become a waterman in Delhi.
आई विल नॉट नेम इज, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो वाटरमैन बन के दिल्ली में बैठा है। लेकिन आज मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, 1-2 घंटे के ऊपर नागपुर में आज भी पानी नहीं मिलता है। 13 साल हो गए पानी बेच दिया नागपुर का। कनक को कचरा दिया है अतुल, कचरे में। सुनिए अतुल, 1 मिनट, मेरे पास 2 ही मिनट है। अभी तो इलेक्ट्रिक मीटर भी बेचने के चक्कर में है ये लोग। देश पांडे, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में बेचना भी चाहते हैं लोग। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। विवेक देश पांडे, दोस्तों ये आखिरी में, आप ये 25-30 साल से नागपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सभी को धाधस होना चाहिए उनको सुनने के लिए, ये किसी पार्टी से नहीं है। विवेक, हमने 2 बातें सुनी। कांग्रेस कहती है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे नागपुर को बेचा गया है, बीजेपी कहती है प्राइवेटाइजेशन विकास का आधार है, उससे नौकरियां बढ़ी है। आई वॉन्ट टू नो द रियलिटी। क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के बीच एक सच्चाई है? क्या नागपुर आज, इज नागपुर अ बेटर प्लेस टुडे, अच्छी जगह है 10 साल पहले की, या नागपुर में कुछ बुराई आई है? सच बताइए। नहीं, सुनने दीजिए आप। राजदीप, या प्लीज भी, नहीं आप सुनिए। राजदीप, जहां तक आपको सुनने का धाड़स होना चाहिए, बोलिए। जहां तक आप लिखिए। राजदीप, जहां तक विजुअल डेवलपमेंट का, जहां तक विजुअल डेवलपमेंट का सवाल है, जहां दिखने वाला जो विकास है, उस विकास की ओर नागपुर बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत सारे लेकिन विकास की परिभाषा केवल दिखने वाला विकास ये नहीं होता है। बहुत सारी बातें होती है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे पैरामीटर्स पर नागपुर कहाँ है ये भी देखना होगा। मैं समझता हूँ कि 5 स्टार लुक, शहर को एक 5 स्टार लुक देना, ये शहर के विकास का एक डायमेंशन हो सकता है और वो होना चाहिए। शहर सुंदर दिखना चाहिए और काफी हद तक शहर सुंदर दिखने लगा है, लेकिन क्या केवल वो विकास का पैमाना होना चाहिए? विकास के जैसे पिछले साल जब बारिश पे अंबाझरी और वो उस इलाके में रहने वाले लोगों की जो हालत हुई, तो उससे स्पष्ट हुआ कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो किए ही नहीं गए। यानी ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी दोनों है। देखिए, एक मिनट, पिछले 2 साल से, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाली जो पार्टी है भाजपा, पिछले 2 साल से महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हुए। नागपुर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन पिछले 2 साल से नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर कोई कॉर्पोरेटर एक्टिव नहीं है और सारा जो दारोमदार है सारे अधिकारियों के हाथ में है। इसलिए अगर सामान्य जन को अगर अपने प्लीज सुनने दीजिए प्लीज, सुनने दीजिए, धाड़स रखिए दूसरे की बात सुनने का। इसी की लड़ाई है, लोगों को बोलने नहीं देना है, इसी के खिलाफ लड़ाई है। ये आइडियोलॉजिकल बैटल में इसीलिए कहता हूं कि दूसरा जो बोलता है उसको चुप कराने की जो संस्कृति है, जिसको मराठी में गप्प बसा, ये नहीं चलेगा। प्लीज विवेक जी। तो पिछले 2 साल से राजदीप, केवल नागपुर में नहीं, मुंबई में आप जानते हैं, मुंबई और कई कॉर्पोरेशंस में इलेक्शंस नहीं हुए, जिसके चलते लोगों के नुमाइंदे उनके काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है और सारा जो अधिकार है वो अधिकारियों के हाथ में है। आपने अपनी बात, विवेक, आई थिंक यू हैव मेड योर पॉइंट। यस, एंड आई थिंक ऑल 4 ऑफ यू हैव मेड योर पॉइंट्स। जैसे मैंने कहा, हम सुनने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि जहां भी महाराष्ट्र में जाएंगे, लोगों की अलग अलग राय होगी, दूसरे की राय सुनने की धाड़स, ये एक अंबेडकर की जमीन है, ये शाहू फुले की जमीन है, यहाँ दूसरे की बात सुनने की जमीन होनी चाहिए। ये अंबेडकर और एंड क्योंकि आपने बात नितिन गडकरी की, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। व्हेन वी रिटर्न, आई एम गोइंग टू स्पीक टू नितिन गडकरी, the MP from Nagpur, and find out about the very questions that we've raised today. I want to thank this audience. आप बड़े अच्छे लोग हैं नागपुर के, आप मुझे संतरा जरूर खिलाइएगा। Let me take a break and then I'll be back with more. You're watching our Nagpur special, Maharashtra Maza. माननीय गडकरी साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून भारत माता की आपले लोकप्रिय उमेदवार माननीय देवेंद्रजींच्या निवडणूक प्रचार कार्यालयाचा आज उद्घाटन होत आहे। भारतीय जनता पार्टी
on the road in Nagpur with Nitin Gadkari, who has just addressed a meeting for Devendra Fadnavis. Devendra Fadnavis and Nitin Gadkari are seen as the double engine, as they call themselves, of Nagpur. आप दोनों डबल इंजन है, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि आप दोनों में तकरार है, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस नितिन गडकरी। नागपुर का नंबर 1 नेता कौन, महाराष्ट्र के बीजेपी का नंबर 1 नेता कौन? मैं महाराष्ट्र में हुई नहीं, ये पूरी तरह से गलत बात है। देवेंद्र को राजनीति में मैंने लाया है और उनके पिताजी ने जब उनका निधन हुआ उसके जगह पर मैं चुनाव लड़ा हूँ। वो स्टेट में काम करता है, न मैं स्टेट में आना चाहता हूँ, न मेरा आने का सवाल उठता है। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, हमारे बीच में कोई टकरार नहीं है और दोनों के फील्ड भी अलग अलग है। और दूसरी बात, ये जो जानबूझकर कुछ लोग इस प्रकार की बातें करती है वो बेबुनियाद है। आप कह और एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज टू नागपुर, दैट देवेंद्र इन ए स्टेट एज ए चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और मैं एज ए मिनिस्टर इन दिल्ली, वी आर बोथ वर्किंग फॉर नागपुर, विदर्भ एंड महाराष्ट्र, एंड दैट इज द रीजन that bullet train speed is record break and we are making a bird record for that. I saw that in your speech also. You are saying again and again, बार बार आप कह रहे हैं कि नागपुर को डेवलप करने के लिए दोनों की जरूरत है, फडणवीस को यहाँ और गडकरी दिल्ली में। So is that the plan? इस चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में क्या ये फर्क है? लोकसभा में in Vidarbha area you only won 3 seats out of 11. Congress did very well this time. आप नागपुर में भी आपकी मार्जिन कम हुई, your margin came down in नागपुर। तो लोकसभा और विधानसभा में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है, दीक्षा ली यहाँ से। बिल्कुल। दूसरी बात, नागपुर ये दलित मुस्लिम पॉपुलेशन का बहुत बड़ा सेंटर है। कांग्रेस और जो हमारे विपक्ष वाले थे उन्होंने अपप्रचार किया, एक मुसलमानों के मन में डर पैदा किया कि देखो ये बड़े खतरनाक है, जो पॉइजन फैला सकते फैलाए। दूसरी बात, दलित समाज में किया कि बाबा साहब का संविधान बदलने वाले हैं और ये नागपुर, ये नागभूमि, इसका पुराना संबंध जो है वो गोंड राजा से था। तो यहाँ की हिस्टोरिकल स्थिति में बड़े प्रमाण पर यहाँ दलित समाज भी है, आदिवासी समाज भी है। तो इसका एक गलत प्रचार किया, उसका थोड़ा परिणाम हुआ। दूसरा, मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा, ऐसे मेरे परिवार के भी लोगों के काटे। तो ये जो 3.5 लाख वोटर है वो फिर से अंदर आए। एक दूसरी बात, जो गलत प्रचार हुआ था उसके बाद अब लोगों को पता चला है ना संविधान बदलने वाले हैं, ना संविधान बदलने के बारे में हमारी कोई पॉलिसी है। ये पूरी तरह झूठा प्रचार था। तो दलित वोटर आपको लगता है एक बार फिर भाजपा के पास आएगा? क्योंकि ये कहा जाता है विदर्भा में ADMK है, आदिवासी दलित मुस्लिम कुणबी। कांग्रेस ने एक नया अलायंस यहाँ तैयार किया, ये भाजपा को चुनौती देता है। देखिए, मैं यहाँ मेरा जन्म से इस शहर का और हमारी जात का कोई बहुमत नहीं है। इस विदर्भ की, महाराष्ट्र की जनता ने, मैं जहां भी जाता हूं मेरे ऊपर प्रेम व्यक्त किया, विश्वास व्यक्त किया और जिस ताकत से लोग आते हैं, तो मैं ये अनुभव करता हूं कि जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं उनमें से एक नेता हूं, कार्यकर्ता हूं कि जो अपने जीवन में मैं जातीयवाद के बारे में बिल्कुल कभी बात नहीं करता और मैं कभी करूंगा, चाहे चुनाव के नतीजे कुछ भी हो। नहीं, आप नहीं करते, लेकिन आपने ही माना कि दलित समाज भाजपा से दूर हो गया था संविधान के विषय पर, और ये जो मैंने कहा नया समीकरण, आदिवासी दलित मुस्लिम कुणबी, ये जो बार हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा अपना एक OBC समीकरण करने की कोशिश कर रहा है, वहीं मराठा राजनीति हो रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जातिवाद है नहीं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, ये जो समीकरण पॉलिटिकल उपयोग के लिए किया जा रहा है, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां और तत्व कर रहे हैं। देखिए, भाजपा भी शामिल है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम जो संघ में और भाजपा में सीखे हैं वो जात विरहित समाज व्यवस्था को निर्माण करना, ये हमारा उद्देश्य है। एक बात जरूर है कि ये सच होने के बाद भी जात ये रियलिटी है और इसका कांग्रेस पार्टी के चुनावी इसमें यही उनकी स्ट्रेंथ है कि
एक प्रकार का पॉइजन डालकर जातीयवाद का उपयोग करके लोगों को आपस में भिड़ाना। तो मुझे लगता है कि जो विकास को मत देंगे या जातीयवाद को देंगे। अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आई है, जो शिक्षित है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, अब झोपड़पट्टी में रहने वाले लड़के लड़कियां आईटी में जॉब करने लगी है। परिस्थिति बदली है, समाज बदल रहा है और इसलिए आने वाले समय में अपना भविष्य कौन बदल सकता है, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अपने जीवन को कौन बदल सकता है, इसका निर्णय करने में वो निश्चित रूप से वो पात्रता है। तो आप नहीं मानते कि मराठा बनाम ओबीसी की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है? सब नेताओं के मन में है। पर आप नेता है ना, आप कह रहे ये बाकी नेताओं के मन में है। बाकी नेताओं के आप कह रहे आपके मन में नहीं, आपके पार्टी तो आपके सामने पब्लिकली कहा ना कि आपको जाति आप जाकर एक काम करो, नागपुर पे फुटपाथ पर किसी भी व्यक्ति को पूछो, रिक्शे वाले को पूछो कि गडकरी कोई जातिवादी कहता है, लोग को जवाब देगा। आपके समर्थक मुस्लिम भी हैं, क्योंकि यहाँ आप जब आप काम करते हैं, विकास करते हैं, आप ये नहीं देखते कि मुस्लिम है या हिंदू नहीं। देखो आपको मुझे आपके मुस्लिम दोस्त भी हैं, सब है। आज मैं हवाई जहाज पे आया वापस, तो एक पार्टी के लोग अपने नेता के स्वागत के लिए रुके थे। तो मैं 15-20 मिनट पहले आया, दूसरे पार्टी के सब मेरे आए और मेरा स्वागत किया उन्होंने। तो मैं उन नसीबवान लोगों में से हूँ कि मुझे लोगों का प्रेम और विश्वास, आपके दोस्त हर पार्टी में है, अक्रॉस द पार्टी लाइन मिलता है। और यही हमारा संघ में और सिखाया, और मोदी जी भी यही कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आप संघ की बात बार बार कर रहे हैं, संघ का मुख्यालय भी यही है नागपुर में। ये कहा जा रहा है इस बार संघ पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने में लगा है, जो लोकसभा में नहीं था। ये एक बड़ा फर्क है क्या? ये संघ पूरी तरह से बीजेपी को जितवाने में, संघ इज ट्राइंग ऑल टू एंश्योर बीजेपी इज विक्ट्री इन महाराष्ट्र। ये उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। संघ एज ए ऑर्गेनाइजेशन न राजनीति में है, न कोई समर्थन देते हैं, न कोई विरोध करते हैं। सर, ये कैसे कह सकते हैं? संघ के लोग तो है राजनीति में, आप भी संघ से जुड़े हुए हैं। पूरी बात मेरी सुन लो जी। संघ के स्वयंसेवक, इनको अपने राजनीतिक कर्तव्य और अधिकार जो है उनके पास है, और देश हित में क्या करना वो उनको समझता है। तो स्वयंसेवक जो होते हैं उनको संघ में कोई बंधन नहीं क्या करना चाहिए। एक आधा स्वयंसेवक बीजेपी को छोड़कर दूसरे पार्टी में भी काम करता है तो संघ को उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेती। इसलिए विचारधारा के आधार पर संघ के अनेक स्वयंसेवकों को भारतीय जनता पार्टी अपने नजदीक ऐसा लगता है और वो चुनाव में मदद करते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा लगा कि संघ को इस बात से इतराज था कि जिस तरह से अजीत पवार के साथ आप लोगों ने साठगांठ की, वही अजीत पवार जिसको आपने भ्रष्ट कहा था, तो संघ में गुस्सा था। एक विवेक जो संघ का एक मैगजीन है उसमें भी लिखा गया था। अब लगता है कि संघ ने तय किया इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनाना है, बहुत हो गया ये कॉम्प्रोमाइज की राजनीति। क्या ये सही है कि इस बार अगर आपकी महायुति जीतती है तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और देवेंद्र फडणवीस बनने की कोशिश में संघ लगा हुआ है? देखो, संघ का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ और संघ ने मुझे ऑफिशियल उनकी भूमिका बताने का कोई अधिकार नहीं दिया है। आपका प्रश्न सही है, तो आप संघ के जो अधिकारी है, सरकार्यवाह है, उनको पूछिए, वो बताएंगे। नहीं, देवेंद्र फडणवीस आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बने या नहीं? हम आज चुनाव लड़ रहे हैं, पहला हमारी प्रायोरिटी है कि हमारी यूटी की सरकार की मेजोरिटी आए, और मेजोरिटी में जो चुनकर आए हुए एमएलएज है वो पार्टी में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेतागण है दिल्ली में, सब मिलकर जो निर्णय करेंगे वो होगा। मैं इसलिए आपको ये पूछ रहा हूँ, आप महाराष्ट्र की राजनीति में कई साल से, लेकिन हमने देखा है महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, और बार बार ये इल्जाम अब रखता है कि बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है उससे नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है शरद पवार ने जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी को एक तरह से दूर कर दिया। ये सब महाराष्ट्र की राजनीति, कई लोग कहते हैं बड़ी निचले स्तर की राजनीति बन गई है, लेन देन की राजनीति बन गई है। डज दैट ट्रबल यू? आप इतने साल से रहे हैं एमएलए, एक दिन यहाँ जाते हैं, आया राम गया राम छोड़िए, अब आया पाटिल गया पाटिल हो गया। देखिए, पॉलिटिक्स ए गेम ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। कंपल्शन, लिमिटेशन, कॉन्ट्रडिक्शन। अब क्या है कि हमने अपने सिद्धांतों के ऊपर अटल रहकर अपने कार्य को, कर्तव्य को पालन करना चाहिए। अब शरद पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने मैक्सिमम पार्टियां तोड़ी है,
तो आप वही कर रहे हैं. हाउ आर यू अ पार्टी विद द डिफरेंस देन? बीजेपी जब हमेशा कहती थी वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, आज आप उन्हीं लोगों के साथ पहली बार बताया जाते हैं जिनको आपने करप्ट कहा था. अभी एक कहा जाता है, एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव. तो अब राजनीति है. अब ये इन सब बातों के बारे में मुझे लगता है कि आप देवेंद्र जी का भी अभी इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि मैं स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नहीं हूँ. यू वांट टू स्टे आउट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स? नहीं, मैं हुई नहीं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में. पर आपको कहीं ना कहीं लगता है ये गलत दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति गई है, ये जो लेन देन की राजनीति, पार्टी को तोड़ना जोड़ना? मैं अपने व्यक्तिगत मत ऐसे कोई व्यक्त भी नहीं करता, और करना पार्टी के लिए उचित भी नहीं होता है. आप बड़े सेफ खेल रहे हैं. हमारा मत व्यक्त करना होगा तो मैं पार्टी में जब मीटिंग होगी उसमें अपनी बात रखूंगा. एक आखिरी 2 सवाल. एक तो लाडली बहन, क्या आपको लगता है ये जो स्कीम है, इतने सारे पैसे जा रहे हैं, महिलाओं को जरूर, गरीब महिलाओं को मिल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो डेट है, आप हमेशा फाइनेंस की तरफ देखते हैं, बहुत बड़ा डेट बढ़ने जा रहा है. इज दिस ओनली कि लोगों को लुभाने के लिए? इट्स लाइक अ ब्राइब, चुनाव के पहले कर दो, पैसे दे दो लोगों को. देखो भाई, सभी पॉलिटिकल पार्टी लोगों का दिल जीतने के लिए अनेक अनेक योजनाएं लाती है. योजना या रेवड़ी? नहीं, ये योजना होती है, रेवड़ी होती है. जो कहना, कोई इडली देता है, कोई झुनका भाकर देता है, कोई साइकिल देता है, कोई लैपटॉप देता है. देखो, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स. अल्टीमेटली जनता के दरबार में ये तय करना है जनता को कि चाहे कुछ भी मिले, हमें क्या करना है. और इसलिए एजुकेशन ऑफ मासेस इज इम्पोर्टेंट. और जब लोग विकास को मत देंगे, जब लोगों का चॉइस और क्वालिटी सुधरेगी, तो राजनीति में बदल होगा. हम इस समय एक ऐसी गाड़ी में जा रहे हैं विच इज रनिंग ऑन इथेनॉल. दिस इज योर पैशन, आई थिंक, right? It is not passion, it's a mission. It's a mission. We are actually driving in a car on ethanol, which is going to be mass produced soon. ये गाड़ी जो है टोयोटा की इनोवा है. हाँ. और ये 100% किसानों ने तैयार की हुई बायो इथेनॉल पर चल रही है. ये 60% बिजली तैयार करती है. और पेट्रोल की कीमत और एवरेज में तुलना करें तो ये 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है. और ये इससे प्रदूषण नहीं के बराबर है. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस. अब टोयोटा एक बड़ा प्लांट औरंगाबाद में, संभाजीनगर में डाल रहे हैं. वहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग भी होने वाला है. और आने वाले समय में हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है. दिल्ली में आपको पता है प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है. 40% बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये जो है ये फॉसिल फ्यूल के कारण है. और इसको दूर करने के लिए मैं बार बार अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता हूं. और लोगों को समझाने के लिए जो गाड़ी है, ये यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करती है. और वर्ल्ड की पहले फ्लेक्स इंजन कार है जो इथेनॉल पे चलती है टोयोटा की. ये पायलट प्रोजेक्ट करके मैं प्रचार के लिए लोगों को बताता हूं कि बायोफ्यूल यूज करिए, इलेक्ट्रिक यूज करिए, अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करिए. इसके लिए मैं अपना अभियान चलाते रहता हूं. उसके लिए ये लेके जाऊं. व्हाट इज योर पैशन और मिशन? Is it as surface transport minister in Delhi looking at these issues like encouraging people to have environment friendly cars, और क्या या आपका पैशन या मिशन कही है नागपुर शहर जो है उसको सुधारना है? मैं देखता हूं जब आप नागपुर आते हैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है. यू आर लाइक द होम ग्रोन बॉय इन नागपुर. आपका दिल नागपुर में है या दिल्ली में ये सब करना? मेरा दिल तो नागपुर में, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं कार्यकर्ता बना, जिस शहर ने मुझे बड़ा किया, उस जनता को मैं अपना परिवार मानता हूं जो मुझे चुन कर देती है. तो नागपुर के प्रति स्वाभाविक रूप से मेरा प्रेम है. और दिल्ली भी देश का कैपिटल है. अब मैं राष्ट्रीय राजनीति में हूं तो दिल्ली में भी काम करता हूं. रही बात जो आप बताते कि मैं एक बात अक्सर मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म. और देश के लिए, समाज के लिए, जैसे इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है. मैं इसमें पॉलिटिकली काम तो करता हूँ, सेवा का काम करता हूँ, शिक्षा में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा काम करता हूँ. मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डिलीट मिली है, 5 तो एग्रीकल्चर साइंस पे मिली है. तो समाज के और देश के हित में जो कुछ है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोक हितम मम करणीयम, ये समझ के मैं काम करते रहे. हम अगले आपके जहां आपकी अगली मीटिंग है वहां तक पहुंच रहे हैं. आखिरी सवाल, नागपुर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है नितिन गडकरी को? व्हाट इज द नाइसेस्ट थिंग अबाउट नागपुर? खाने की बोल रहे हैं कि किसकी? जो भी हो, खाने की बताइए, जो भी बताइए. जो आपको, जब आप नागपुर आते हैं, सबसे अच्छी चीज क्या होती है नागपुर के? क्या है नागपुर में जो आप? हजारों चीजें ऐसी है जो नागपुर में है. खाने में भी है. सावजी मटन आप खाइए, सावजी मटन खाइए. कोई खाएंगे नहीं कोई मटन.
ओके, साहू जी मटन फॉर श्योर। और दूसरी कोई बात खासियत इस शहर की? शहर में बहुत सी है। अब आप रात को आए, मैं आपको जरूर अच्छा खाना खिलाऊंगा और बताऊंगा कहाँ कहाँ जाइए। फुटपाथ पर जो स्ट्रीट फूड है वो कहाँ का अच्छा मिलता है। पर एक बात बता दूं, खाने में मुंबई भी बहुत अच्छी है। That debate on another day, Mumbai versus Nagpur. Nitin Gadkari अपने अगली रैली में, he has reached the next rally as he is inaugurating various party offices across Nagpur. But thank you very much, Nitin ji. Thank you. Now you can't come to Nagpur and not come to the Santra market, and that's exactly where I've come. नमस्कार, कैसे हैं? कैसा है संतरा का दाम? कैसे दिया? दाम ठीक है। क्या है दाम दिया? अभी 15 से लेके तो 20 रुपए तक के है। 15 से 20 रुपए किलो, नॉट बैड यार। ये संतरे की खासियत क्या है नागपुर के संतरे में? मीठा होता, खट्टा मीठा होता। इसके जो जनवरी महीने में आता है वो एकदम मीठा होता है। जनवरी महीने में और बेटर आएगा। दूसरी फसल आएंगी मीठी वाली फरवरी मार्च में मीठा। और ये खट्टा मीठा है। ये खट्टा मीठा है। अब चुनाव आ रहे हैं, खट्टा किसका और मीठा किसका? ऐसा कुछ नहीं था, कलर वाला आता तो मीठा हो जाता है, थोड़ा ग्रीन वाला खट्टा लगता है। लेकिन कैसी मूड कैसी है मार्केट में? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। हाँ? ठीक ठाक है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में देखो अभी आगे आगे क्या होता है। कैसे है भाई साहब? अंकल, अरे बाप रे, अंकल कह दिया। अगर अंकल जी पूछ रहे हैं संतरे के दाम कैसे चल रहे हैं, संतरे का मार्केट कैसे चल रहा है? संतरा ठीक चल रहा है। हाँ। और इसमें गिराकी कम है। ये बताइए कि कहीं इस एरिया के नेता जो हैं उन्होंने इस पूरे ट्रेड को उन्होंने प्रोत्साहित किया है कि नहीं? आप लोगों को कुछ सहूलतें दी है कि नहीं? सहूलियत कई जगह दी है और कई जगह नहीं दी है। क्या नहीं दी है? उन्होंने जैसा कॉन्टेक्ट में बढ़ना चाहिए, जैसा ऑरेंजेस के लिए कई जगह करी है, कई जगह नहीं करी। और दिया क्या है आप लोगों को? हमारे को कुछ नहीं दिया। कितना बनता है आपका महीने में? महीने में क्या है, हम रोज का वही 1000 रुपए रोज कमाता है। 1000-1500 रुपए। 1000-1500 कमाते हैं। ये प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 1000। वेरी गुड, नॉट बैड। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है संतरे के मार्केट के लोगों की? यहाँ पर में ये रास्ता नहीं खुला ना, अभी रेलवे का इधर का काम चल रहा है, इसलिए लोग आते नहीं है। इधर से रास्ता नहीं है, आने जाने का पब्लिक नहीं आ रहा है। स्टेशन का काम चल रहा है ना, हाँ, उसके वजह से। नागपुर के संतरे की खासियत क्या है? उसमें मिठास अच्छी रहती है। मिठास रहती है, पर मीठा वाला जनवरी में आता है। ये खट्टा मीठा है। हाँ, खट्टा मीठा रहेगा ये। चलिए, जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। चुनाव में क्या होगा देखो, हाँ? बता नहीं सकते। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा है। वो कह रहे मंदा है, तुम कह रहे तो उनको जाने दो, तुम ठीक ठाक हो। यही तो बात अच्छा है चल ना। रहा है। एक मार्केट में एक के लिए धंधा मंदी का ठंडा है, दूसरे के लिए नहीं, अच्छा चल रहा है। कमा रहे हो, खा रहे हो, खुश हो। चुनाव में क्या होगा? अब की देखो, अभी करीब करीब तो आ गया है चुनाव, अब और करीब आएंगे तो देखते हैं अभी थोड़ा धीरे धीरे। ये आपके संतरे की खासियत क्या है नागपुर के संतरे की? नागपुर की खासियत के संतरे की ये बात है कि नागपुर के अलावा कहीं होता ही नहीं है। ये कहीं और नहीं मिलेगा मुझे इंडिया में। आपके संतरा मिलेगा, एक मुझे खिलाओ। क्या है खासियत आपके संतरे की? देखते हैं। लवरली, too good. I hope you've enjoyed the Nagpur special. We'll be traveling across Maharashtra. You've been watching Maharashtra Maza only on India Today. Enjoy as we travel and discover this wonderful state of mind. Thanks for watching. Good night. Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.